वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का एक अगला टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। आप लोगों को डायग्राम से ही समझ में आ गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यस बच्चों, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो बॉडी के जितने भी सब्सटेंस होता है लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन, इन सबको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी के बारे में बहुत ब्रीफली। बच्चों, ये मेरा लेक्चर पूरा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होने वाला है। मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का कवर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो ब्लड के थ्रू होता है, जो कि डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। उनमें से सबसे पहला आता है प्लाज्मा, फिर आता है आरबीसी, देन आता है हमारा प्लेटलेट्स। तो बच्चों, ये सब ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। ब्लड को व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, या हम लिख देते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स। तो इसमें बच्चों सबसे पहला आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है इसमें आरबीसी नहीं होती है, ये रेड कलर का नहीं होता है, और आरबीसी ना होने की वजह से ये स्ट्रॉ कलर का हो जाता है। स्ट्रॉ कलर का मतलब है बच्चों, जिस जैसे आप लोग जो जूस वगैरह पीते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, उसके साथ एक स्ट्रॉ दी जाती है ट्रांसपेरेंट कलर की, उसी कलर का हमारा हो जाता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में बेसिकली क्या होता है, आरबीसी जो होती है वो एब्सेंट होती है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यूरिया जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडिजॉल्व सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब दूसरा आता है हमारा आरबीसी, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड करप्सल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड करप्सल्स, और आरबीसी रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर का होता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड के सेल्स से बाइंड कर जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। इसके कारण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, और ये जो आरबीसी होता है वो मेनली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ होगा ऑक्सीजन, तो जहां जहां हीमोग्लोबिन होगा वहां वहां ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होगा। अब बच्चों, ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं जिससे ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले हमारा पंप, जिसे हम हार्ट कहते हैं। दूसरा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे हम ब्लड वेसल कहते हैं। और तीसरा रिपेयर सिस्टम। यस बच्चों, ये 3 चीजें ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होती हैं। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पहला होता है आर पंप, जिसे हम कहेंगे हार्ट। फिर आता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहेंगे। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वही होती हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। और लास्ट में हमारा आता है रिपेयर सिस्टम। अब इसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आर पंप मतलब कि हार्ट। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में एक पंप होगा, और वो वही पंप जो होता है पूरे घर में पानी भेजने का काम करता है पाइपलाइंस के थ्रू। तो वो जो पंप है जो पानी को खींचता है वो क्या है, आपका वाटर पंप, और बॉडी का जो वाटर पंप होता है वो होता है हार्ट। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसे एज अ पंप ही मेंशन किया है। तो
ये हार्ट जो होता है वो ब्लड को खींचने का काम करता है। अब ये कैसे भेजता है, जिस तरह से आपके घरों में पाइपलाइंस होती हैं उसी तरह हमारे बॉडी में भी पाइपलाइंस होती हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स है उनमें मेनली आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स आती हैं। ब्लड वेसल्स में भी कौन आएगा? आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स आती हैं। यही तीनों क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को भेजने का काम करती हैं। तीसरा आता है रिपेयर सिस्टम। अगर ये ब्लड वेसल इन केस डैमेज हो जाती है तो इन रिपेयर सिस्टम के पास क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ये रक्त को जमाने में सक्षम होते हैं, और जैसे ही आर्टरीज, कैपिलरीज या वेन्स में कोई भी डैमेज होता है ये रिपेयर सिस्टम तुरंत ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म का यूज करके उसे रोक देता है। अब बच्चों, अब हम जा रहे हैं बात करने आर पंप हार्ट के बारे में। तो बच्चों, अगर हम अपने पंप की बात करें जिसे हम कह रहे हैं हार्ट, तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि क्लेंज फिस्ट जितना होता है। क्लेंज फिस्ट का मतलब है ये आप अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करते हैं तो हार्ट हमारा लगभग इसी साइज का होता है, एक मुट्ठी के साइज का होता है, इसे क्लेंज फिस्ट कहते हैं। तो हार्ट का हमारा जो साइज होता है वो अकॉर्डिंग टू क्लेंज फिस्ट होता है, बंद हुई मुट्ठी जितना ही होता है। अब यही हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने का काम करता है, और ये ब्लड को अलग अलग पंप करता है। अलग अलग से मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी। अब ये अलग अलग ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट कर पाता है? तो ये ब्लड को कुछ चैम्बर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ब्लड हार्ट में हमारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, और ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। पहला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बच्चों डायग्राम में मैंने बनाया है, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और यही चैम्बर में अलग अलग ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये ब्लड कैसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है? तो इन चैम्बर्स के बीच में डिवाइडिंग वॉल प्रेजेंट होती है, एक दीवार प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या काम करती है? एक डिवाइडिंग वॉल की तरह काम करती है, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखती है, ये मिक्स नहीं होने देती है। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है उसका हम फ्लो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे। इसको हम ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कहते हैं। ऑक्सीजन रिच इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स, ये देखिए बच्चों इधर पल्मोनरी वेन्स लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेन्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है और ब्लड को फिल होने देता है, भरने देता है। फिर लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर उस ब्लड को एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। एक बार फिर समझते हैं, पहले ब्लड कहाँ से आता है? ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से आता है। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, देन ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम को हम एल लिख रहे हैं। फिर ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है एओर्टा में, और एओर्टा जो होता है वो ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब इसी तरह से होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, पहले मैं इसको रफ कर लेती हूँ।
अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीजन पुअर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इसमें जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आता है वेना केवा से, जिसे हम सुपीरियर वेना केवा भी कहते हैं। वेना केवा से आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आता है राइट वेंट्रिकल में। वही प्रोसेस होता है कि राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम फिल होने देगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको भेजेगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये देखिए ये ब्लड का जो फ्लो होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ब्लड का कैसे आएगा? सुपीरियर वेना केवा से आएगा, सुपीरियर वेना केवा से आएगा, और सुपीरियर वेना केवा से आने के बाद ये जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इसको लंग्स में भेजती है, इसको लंग्स में भेजती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो ब्लड लंग में जाने के बाद क्या करता है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो एट्रियम की वॉल है वो थिन है, पतली है, और जो वेंट्रिकल की वॉल है वो मोटी है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो हार्ट में जो ब्लड आता है लास्ट में कहां पर आता है? वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल को ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में भेजना पड़ता है ब्लड को, और वो भेजने का काम वेंट्रिकल करता है। बेसिकली जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी हार्ट का साउंड भी आता है, तभी एक सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है मोटी होती है, ज्यादा मसल्स होंगी तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो ज्यादा एनर्जी हार्ट को मिलेगा। अब इसमें एक और चीज है कि ये वॉल्स क्यों प्रेजेंट है। आपने देखा होगा ये वॉल्स क्यों प्रेजेंट है। बच्चों ये आपको क्लास 11 में और अच्छे से डीपली पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो लेफ्ट पोर्शन में जो वॉल होता है उसको हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं या मित्रल वॉल कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं। जो लेफ्ट पोर्शन में हमारा प्रेजेंट होता है उसे हम बाइकस्पिड या लेफ्ट हार्ट में जो प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड या मित्रल वॉल कहते हैं, या मित्रल वॉल कहते हैं। और जो राइट में होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। तो ये दो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वॉल्स क्या करते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड का जो फ्लो हो वो एक ही डायरेक्शन में हो, बैकवर्ड फ्लो ना हो, वो वापस न जाए। जैसे राइट एट्रियम से आ गया राइट वेंट्रिकल में तो ये वापस राइट एट्रियम में ना जाए, इसकी इंश्योरिटी करता है ये वॉल्स ब्लड को एक ही दिशा में फ्लो करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं उन ब्लड का क्या होता है जो लंग्स में जाते हैं। तो ब्लड जो लंग्स में जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। अब उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, राइट। अब वो लंग्स में जाता है और लंग्स में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। वो कैपिलरीज से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता है। लंग्स से हम क्या करते हैं? बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम ऑक्सीजन जैसे ही ले रहे होते हैं तो वो जो लंग की कैपिलरीज होती है वो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेती है, और वो अब्सॉर्ब ऑक्सीजन को कहाँ भेजती है? पल्मोनरी वेन से। और जो पल्मोनरी आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड आया होता है वो रिलीज हो जाता है लंग में, जिससे हम कहते हैं कि हम एक बार कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? ये इन्हीं के थ्रू होता है। पल्मोनरी आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन से एंट्री कर जाता है। इसी तरह से सर्कुलेशन ब्लड का होता रहता है। अब एक टॉपिक ये बार बार यही पॉइंट उठ के आ रहा है कि वाई सेपरेशन इज इम्पोर्टेंट। इतना
ये जो अलग अलग किया गया है, इसको इतना जरूरी क्यों बोला गया है, इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बच्चों, जो बड़े एनिमल्स होते हैं लाइक अस, जो ज्यादा काम करते हैं, जो ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती। ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ज्यादा एनर्जी भी बनेगी। तो इसीलिए हमारे जैसे ह्यूमंस जो ज्यादा काम करते हैं और जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उनमें ये सेपरेशन बहुत जरूरी है। उनमें ये जो वॉल होती है, सेप्टम होती है, वो इसीलिए प्रेजेंट होती है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो और हमें बहुत एफिशिएंट वे में ऑक्सीजन मिल सके। ये जो सेपरेशन होता है वो कौन कौन से एनिमल्स में प्रेजेंट होता है? ये बर्ड्स में प्रेजेंट होता है और मैमल्स में भी, कैसे? ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है। सारे मैमल्स में भी ये जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर प्रेजेंट होता है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसमें। अब ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट के चैम्बर के आधार पर, कक्ष के आधार पर इसे 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है 4 चैम्बर हार्ट, जो कि होता है ह्यूमन और बर्ड्स, हमने इसके बारे में बात कर चुकी है। दूसरा होता है 3 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट में किसमें होता है? जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अपना ब्लड टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल होता है और एक वेंट्रिकल पाया जाता है, ठीक है। जिनमें से 2 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। अब आता है 2 चैम्बर हार्ट। 2 चैम्बर हार्ट की बात करें तो इसमें फिशेस आती हैं, मछलियां जो होंगी वो आती हैं। इसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। अब बच्चों, जो 3 चैम्बर हार्ट होता है, जो 3 चैम्बर हार्ट होता है, उसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें तो एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, तो थोड़ा बहुत ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। बट जो फिशेस में होता है उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है मिक्सिंग का, ठीक है। उसमें एक ही बार में आएगा, एक ही बार में जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो फिशेस होती हैं हार्ट से ब्लड को कहाँ पे भेजती हैं? गिल्स में भेजती हैं। मछलियों के पास क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं जिससे वो सांस लेती हैं, तो गिल्स में भेजती हैं। और जब वो सांस लेती हैं तो क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिसीव करती है ना, ऑक्सीजन लेती हैं और ऑक्सीजन को उस ब्लड में मिक्स करती हैं जहां पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, और वहां से ये ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी तक जाता है। वहां से ब्लड कहाँ तक जाता है? बॉडी में इनके जाता है। अब ये जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल टाइम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन भी कहते हैं। मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन भी पाया जाता है। मछलियों में जो सर्कुलेशन पाया जाता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मछलियों में सिर्फ एक ही बार सर्कुलेशन होता है। अब ह्यूमंस में होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों? एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को ये जो ब्लड का फ्लो बताया है उसी से मिलता जुलता है डबल सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, ये पाया जाता है किसमें किसमें? ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, ह्यूमंस में, बर्ड्स में और मैमल्स में पाया जाता है। अब इसमें क्या, जो ब्लड होता है वो हार्ट से एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार पास होता है। एक कंप्लीट साइकिल से हार्ट में ब्लड 2 बार पास होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब इसमें कैसे होता है? पहले हार्ट से जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, ठीक है, लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर किस में आएगा? हार्ट में आएगा। इसको समझिए बच्चों, ये हार्ट है,
इसका जो ब्लड होगा वो पहले किस में जाएगा, लंग में जाएगा, लंग से ब्लड फिर किस में आएगा, हार्ट में वापस आएगा, राइट से लंग में, लंग से फिर लेफ्ट वाले पोर्शन में आ जाएगा। समझ में आया। फिर दूसरी बारी में हार्ट से ब्लड किस में जाएगा, बॉडी में जाएगा, और बॉडी से किस में आएगा, हार्ट में वापस आ जाएगा। इसको समझिए बच्चों। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड होगा वो एओर्टा से बॉडी में जाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और फिर वो वापस कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में वापस आ जाएगा। तो इस तरह से 2 बार सर्कुलेशन होता है लेफ्ट राइट का सिस्टम। बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको बार बार पीछे करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक बारी में, एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार हार्ट ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एडवांटेज क्या है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड और ब्लड और डीऑक्सीजनेट, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, और बॉडी को बहुत एफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, और जिससे बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी बना पाती है। जो हम समझते हैं बीपी। बीपी बच्चों आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, आजकल इंडिया में बहुत कॉमन है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दोनों ही बहुत कॉमन है। इसी को हम क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। अब बच्चों बीपी होता क्या है, मान लीजिए ब्लड वेसल है, ये हमारी ब्लड वेसल है, और इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसके अंदर, उसका जो प्रेशर है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो जो वॉल पर लगता है उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल की जो ब्लड है उसका जो प्रेशर है, जो वॉल पे इसके लगता है, उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब जो ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है और वेन्स में कम होता है, ठीक है। आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा और वेन में प्रेशर कम होता है। अब ये प्रेशर कैसे होता है, प्रेशर 2 टाइप का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में क्या होता है बच्चों, जब ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वेंट्रिकल है, उसके बाद वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन पर, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन पर जो भी आर्टरी में प्रेशर लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। आर्टरीज पे जो प्रेशर लगता है उसी को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये होता है 120 mmHg, इतना प्रेशर होता है। डायस्टोलिक क्या होता है, वेंट्रिकल के रिलैक्स करने पर, जैसे मान लीजिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो जब रिलैक्स होता है तो जो आर्टरीज पे प्रेशर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कहते हैं। और ये कितना होता है, 80 mmHg होता है। और बच्चों यही होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 120/80 mmHg, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक पंप उनके हाथ में होता है, जो ऐसे ऐसे वो करते हैं और आपके यहाँ पर पट्टी बांध करके वो बीपी को नापते हैं। वो जो मशीन होती है बीपी नापने की, उसी को हम क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। ये एक मशीन होती है जिसके थ्रू ब्लड प्रेशर को हम नापते हैं। अब बच्चों एक कंडीशन आती है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। आपके मम्मी पापा भी कहते होंगे इसने मेरा बीपी बढ़ा रखा है, इसने मुझे एकदम बीपी मरीज बना दिया, टेंशन दे रखा है। तो इसी को हम, एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है, इसमें आपकी बीपी ज्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर इसमें ज्यादा हो जाता है। और इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो जैसे मान लीजिए आर्टरीज है, आर्टरी है ये, और ये आर्टरी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। मान लीजिए आर्टरी का होल इतना है तो ये इतना हो जाएगा।
अब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो इसका जो ब्लड है वो क्या करेगा, इस पे प्रेशर डालेगा। वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, अब उसको इतनी जगह नहीं मिल रही है तो वो इस पे प्रेशर डालेगा, और जब इस पे प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, आर्टरीज पे प्रेशर लगने से वो फटने का भी डर रहेगा। वो रेजिस्टेंस बन जाती है ना, वो रेजिस्ट कर रही है कि तुम नहीं जा सकते, और ब्लड कह रहा है कि मैं जाऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि उस पर प्रेशर क्रिएट होता है। जब इंटरनल प्रेशर लगता है तो वो क्या करता है, आर्टरी कभी कभी क्या होती है, फट जाती है। आर्टरीज जब फट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। बॉडी के अंदर ही क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स की कैटेगरी में आता है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो कैपिलरीज कैसे बनता है, जब आर्टरीज की ट्यूब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो वो क्या बनाती है, कैपिलरी बनाती है। वो कैपिलरीज बनाती है, और कैपिलरीज मिल करके क्या बनाती है, वेन्स बनाती है। देखिए आर्टरीज डिवाइड होती है, छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड होती है, वो बनाती है कैपिलरी, और कैपिलरी ही छोटे छोटे जो कैपिलरी के ट्यूब्स होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, वेन्स बनाते हैं। अब कैपिलरीज इतनी छोटी छोटी होती हैं तो इनकी थिकनेस कितनी होती है, तो कैपिलरीज जो होती है वो 1 सेल थिक होती है, ये 1 सेल जितनी ही मोटी होती है। अब कैपिलरीज क्या करती है, जो भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, इसको ट्रांसफर करने का काम भी करती है। और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको भी एक्सचेंज करने का काम करती है कैपिलरीज। अब हमारे एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया है जिसे हम कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ बाय प्लेटलेट्स। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, इसका क्या मतलब है बच्चों, जब हमें कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लड वेसल से ब्लड लीक कर जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। जब ब्लड वेसल से, मान लीजिए ब्लड वेसल है, इससे ब्लड बहने लगे, अलग से बहने लगे, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। एक्सेसिव ब्लड लॉस होने लगता है, ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, और जब ज्यादा ब्लड निकलता है तो क्या होता है, बीपी भी कम हो जाती है। बीपी क्या होती है, कम हो जाती है, और जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में प्लेटलेट जो होता है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म से वो क्या बना लेता है, रक्त का थक्का बना लेता है, और ये रक्त का थक्का जो होता है वो ब्लड को बहने से रोक लेता है। इसी को हम कहते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। अब हमारी बॉडी में लिम्फ क्या होता है बच्चों, ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब ये जो लिम्फ होता है वो कैसे बनता है, जो कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं, उसी की सेल से, उसी की ब्लड सेल से अगर प्लाज्मा या प्रोटीन लीक हो जाता है, निकल जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, या हम लिम्फ कहते हैं। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है वो क्या करता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो क्या करता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो भी कोई पदार्थ होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। इसके अलावा ये हमें इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, ये हमें हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। और तीसरा, ये जो भी अब्जॉर्ब फैट होगा
जो भी वसा ये अब्जॉर्ब किया होगा, जो भी फैट अब्जॉर्ब किया होगा, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक भेजने का भी काम करता है। तो बच्चों, हमारी एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्टेशन लिम्फ फरी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खूब मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। टिल देन, टाटा, बाय बाय।